A very good noon to each and every one of you. I Richa Sharma on behalf of Parcham welcome you to this session. रोज की तरह हम फिर मिल रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए जो सभी एग्जामिनेशन के लिहाज से या एंगल से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या तिथि चल रही है वहां से शुरू करें। सो पंचांग के हिसाब से श्रावण महीना चल रहा है। श्रावण महीने का कृष्ण पक्ष और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ रहा है। बहुत जल्दी अमावस आएगी और फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा और आज है त्रयोदशी। कल जो सेशन लिया गया था, जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था, आंसर डिस्कस करेंगे। कल का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दें फिर आज की कहानी शुरू करेंगे। सो कल का क्वेश्चन था विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड वर्चुअल असिस्टेंट सेवा फॉर इन्वेस्टर्स। तो जो भी सेवा नाम से एक चैटबॉट है, एआई चैटबॉट, ये सेवा चैटबॉट किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था? आंसर है सेबी। सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि इन्वेस्टर्स को जो भी गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं, जो भी चेंजेस आ रखे हैं पूरे सिनेरियो में, बेसिक सी जानकारी, कोई ग्रीवेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो वो ये कर सकती है। सेवा इज अ चैट बॉट, कल हमने देखा था, और एआई चैट बॉट है ये। देन सेशन के दौरान कल 2 दिन का सेशन लिया गया था, उसके दौरान आई हैड आस्क्ड यू फ्यू क्वेश्चंस, सो उनका आंसर देख लेते हैं। पराग, आज रैंडमली आपका रिस्पॉन्स पिक किया है। सबसे पहले मैंने पूछा कि T20 वर्ल्ड कप विनर और रनर अप बता दीजिए। T20 वर्ल्ड कप हमने उठाया था, इंडिया ने, और रनर अप साउथ अफ्रीका था। ODI वर्ल्ड कप विनर, हाँ यहाँ हम दुखी थे, क्यों? क्योंकि हम रनर अप थे और विनर ऑस्ट्रेलिया था। एंड देन कल हमने कार्लोस सेंस से रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी थी और मैंने पूछा था हाल ही में कार्लोस सेंस ने कौन सा F1 फॉर्मूला 1 रेसिंग कंपटीशन चैंपियनशिप जीता था। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री इन्होंने जीता था और अब इन्होंने 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए किसी और टीम के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो अब ये कौन सी टीम के साथ अगले 2 साल अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, लिखिए कमेंट सेक्शन में, कल पढ़ाया है। चलो आज की कहानी शुरू करें। सो आज के पूरे सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि SC और ST जो है उनका फर्दर सब कैटेगराइज कर सकते हो रिजर्वेशन के लिए, तो वो अच्छे से हम समझेंगे, डिटेल न्यूज़ होगी। उसके अलावा रोज़ हम जो भी ओलंपिक अपडेट आते जाएंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो या कोई वर्ल्ड में नए रिकॉर्ड्स बने हो, तो वो हम पढ़ते जाएंगे। तो वो आज के सेशन में भी रहेगा, लेकिन शुरुआत करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स से। तो सबसे पहली किताब जो आ रही है वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी द्वारा लिखी गई, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी द्वारा लिखी गई, इंडिया एट द रेट 100। इंडिया एट द रेट 100, इंडिया जब 100 साल अपनी आज़ादी के पूरे कर लेगा, यानी 2047 में। सो एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये किताब लिखी है इंडिया एट द रेट 100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। लिखी किसने है? प्रोफेसर KV सुब्रमण्यन जी ने लिखी है। और इसको लॉन्च किसने किया है? पीयूष गोयल जी ने किया है, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, राइट। और इस किताब के अंदर के कैसे हम 2047 तक 55 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बन सकते हैं, जो कि कई सारी रिपोर्ट्स डाउट कर रही हैं कि इतना जल्दी हम 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन पाएंगे, पर ये किताब बताती है कि वो रोड मैप क्या हो जिससे हम ये अचीव कर पाएं। किसने लिखी है? KV सुब्रमण्यन जी ने लिखी है। तो हम कब थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, KV ऐसे बोलो, कब बनेंगे हम 100 ईयर्स पे एकदम 55 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी? छोटे छोटे हिंट चाहिए हमें, ताकि एग्जाम में जब MCQ आए तो हम आंसर मार्क कर पाएं, है ना। चलिए अगली किताब देखते हैं। PM मोदी जी ने एक किताब को प्रेज किया है, बिकॉज उनकी एक कॉपी PM मोदी जी को दी गई थी ऑथर के द्वारा, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है कि वेरी नाइस, अच्छी किताब है। ये किताब लिखी है परिमल नाथवानी जी ने। किसने लिखी है? परिमल नाथवानी जी ने। और किताब का नाम है कॉल ऑफ द गिर। एशियाटिक लायन जो है, जिसे हम गिर कहते हैं, गुजरात के अंदर पाया जाता है ना, गिर नेशनल पार्क के अंदर। तो एशियाटिक लायन एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स के ऊपर ये किताब लिखी गई है, कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर किसने लिखी है? परिमल नाथवानी जी ने। तो मैं गिर पड़ी, मैं गिर पड़ी भाई, हम गिर पड़े। गिर पड़ी क्या होता है? मैं गिर पड़ी हूँ भाई, जहाँ चलो वहाँ क्लमजी हैं, टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इससे आपको परिमल याद रह जाएंगे। सो कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी जी ने लिखी है, एंड ये राज्यसभा मेंबर हैं, ओके। और ये किताब इन्होंने PM मोदी जी को दी और उन्होंने भी बहुत तारीफें की। इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगी, और जो भी अर्जेंसी है कि हमें गिर एशियाटिक लायंस को कंजर्व करना है, वो भी इसमें डिस्कस किया गया है। चलिए ओलंपिक से जो खबर है वो देख लेते हैं। भारत को ओलंपिक से इस बार तीसरा ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है, और मजे की बात क्या है, तीसरा भी शूटिंग से ही आया, तो इस बार हमारे शूटर्स कमाल कर रहे हैं। सो 3rd ब्रॉन्ज मेडल पेरिस 2024 ओलंपिक में कौन लेके आए भारत के लिए? स्वप्निल कौशले लेके आए, स्वप्निल कौशले या कौशले। सो स्वप्निल कौशले हैज वन ब्रॉन्ज, 3rd ब्रॉन्ज फॉर इंडिया दिस सीजन, मतलब इस पेरिस 2024 ओलंपिक्स के अंदर, और ये ऑब्वियसली स्वप्निल जी का पहला ओलंपिक मेडल है।
कौन सी कैटेगरी में जीता है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैटेगरी याद रखिएगा, सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। पेरिस में तीसरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल ले आए हैं स्वप्निल कौसले, नहीं, कौन सी कैटेगरी है? सो कैटेगरी इज 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस इवेंट, ये पूरा नाम है जी। 50 मीटर राइफल्स 3 पोजिशन इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज हम लेके आए। इससे पहले दो ब्रॉन्ज, एक मनु भाकर ने इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता था और एक मनु भाकर और सरबजोत जी ने मिक्स्ड डबल कैटेगरी में जीता था, वो दोनों भी ब्रॉन्ज थे। ठीक है, मनु भाकर पहली ऐसी भारतीय खिलाड़ी बन जाती हैं जिन्होंने एक ही सीजन में यानी एक ही ओलंपिक्स के अंदर 2 मेडल भारत के लिए जीत लिए हों। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक तो हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा। अब विश्व लेवल पे भी एक रिकॉर्ड बना है, वो देख लेते हैं। न्यूज आ रही है ओलंपिक से ही, और ओलंपिक में अब हम चल रहे हैं स्विमिंग डोमेन के अंदर, स्विमिंग, तैराकी। तो केटी लेडेकी ये यूएसए की खिलाड़ी हैं, ओके, अमेरिका को बिलोंग करती हैं, और इन्होंने, ये पहली ऐसी महिला बन गई हैं स्विमर जिन्होंने 4 ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं। 2012, 16, 2012, 2012, 2016, 2020 एंड 2024, लगातार 4 ओलंपिक्स हो गए ये। सो फर्स्ट फीमेल स्विमर टू विन गोल्ड मेडल एट 4 डिफरेंट ओलंपिक्स। क्या नाम है? केटी लेडेकी हैं, और ये यूएसए से हैं, और साथ ही साथ और भी इन्होंने रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल्स वन बाय एनी फीमेल स्विमर, तो वो भी केटी लेडेकी बन गई हैं। 13 मेडल्स, ओवरऑल मेडल्स इन्होंने हासिल कर लिए हैं स्विमिंग में। ओनली मेडल्स मैं बोल रही हूँ, गोल्ड की बात नहीं कर रही हूँ। गोल्ड इन्होंने 8 हासिल कर लिए हैं, इस बार इन्होंने 8 गोल्ड मेडल हासिल किया है और बराबरी कर ली है जेनी टॉम्सन के रिकॉर्ड की। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड स्विमिंग के अंदर किसी महिला को मिले हैं, तो वो किसको मिले हैं? 2 हैं, केटी लेडेकी एंड जेनी टॉम्सन। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स ओलंपिक के, वो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों मिलाकर के, तो वो केटी लेडेकी को मिले हैं। 13 मेडल्स हो चुके हैं। और अकेली महिला स्विमर जिन्होंने 4 अलग अलग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, तो वो भी केटी लेडेकी हैं। समझ में आ गया? कौन सी टीम को बिलोंग करती हैं? यूएसए को करती हैं। बस यही सारी कहानी आपको यहाँ दिख जाएगी। इस बार जो इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है वो 15 मीटर फ्री स्टाइल में जीता है, पिछले साल बीसी में जीता था। सो यूएसए केटी लेडेकी विंस ओलंपिक 1500 फ्री स्टाइल गोल्ड, और हिस्ट्री बनाई है। क्यों? क्योंकि एक तो रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है जेनी के साथ में 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के, और साथ ही साथ 13th ओलंपिक मेडल जीतने वाली अकेली महिला स्विमर हैं दुनिया भर में। क्लियर? चलेंगे आगे। नेक्स्ट न्यूज ये आ जाइए। अब ये समझने वाली न्यूज है, थोड़ा समय इसको हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की पूरी बेंच थी। उन्होंने 6-1 से फैसला सुना, यानी 6 जजेस इसके फेवर में थे, और उन्होंने इसको लीड कौन कर रहे थे? हमारे सीजेआई चंद्रचूड़ जी कर रहे थे। तो इन्होंने फैसला सुनाया है कि एक फैसला आया था 2004 के अंदर, 2004 का एक वर्डिक्ट था, अभी मैं सब बताऊंगी, पहले मोटा मोटा समझ लो, जिसमें कहा गया था कि नहीं, अगर हमारा जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बार अगर SC ST की लिस्ट फाइनल कर दी, तो उसमें कोई भी फेरबदल स्टेट लेवल पे नहीं किया जा सकता। आप SC ST की जो लिस्ट होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट बन जाती है सेंट्रल लेवल पे, आप उसमें फर्दर सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। मतलब कि अगर SC हैं, SC में भी आप ये नहीं कह सकते क्रीमी लेयर के SCs हैं या ये और बैकवर्ड हैं इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली, तो आप इनको फर्दर रिजर्वेशन दे दो। यानी SC में भी फर्दर कैटेगराइज करके रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ये फैसला कब दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट की ही एक 5 जजेस की बेंच थी, उन्होंने 2004 में दिया था। इसी फैसले को रिकंसिडर किया इस बार सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की बेंच ने, और उन्होंने इसके खिलाफ, यानी कि इसको रूल आउट करते हुए ये कहा है कि बिल्कुल SC और ST की जो लिस्ट बनती है उसको आप फर्दर स्टेट लेवल पे सब कैटेगराइज कर सकते हो, लेकिन किस बेसिस पे? बेसिस क्या होना चाहिए? बैकवर्डनेस। बेसिस बैकवर्डनेस ही होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके स्टेट में, मान लीजिए 4 SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं जिनको आपने इस लिस्ट में डाला है, लेकिन उनमें से भी 2 ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको मौके ही नहीं मिले ना पढ़ने के ना इकोनॉमिकली आगे आने के, तो आप अपने इस SC ST कोटा में से फर्दर उनको प्रायोरिटी दे सकते हो कि पहले रिजर्वेशन इनको दिया जाएगा और बाद में दूसरों को दिया जाएगा। ठीक है? सो अब ये पूरा हम मुद्दा समझेंगे, पूरी कहानी समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है सब क्लासिफिकेशन विद इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज परमिसिबल। SC ST के अंदर भी आप फर्दर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और ये 6-1 लैंडमार्क वर्डिक्ट इन्होंने दिया है 1 अगस्त को, जिसके तहत
सब कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में रिजर्वेशन के लिए किया जा सकता है। मान लीजिए आपने 10% कोटा रख रखा है SC ST के लिए, अब उसमें भी आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि भाई इसमें मैं एक बिल्कुल रफ दे रही हूँ, ऐसा कुछ पैरामीटर परसेंटेज का नहीं दिया गया है। मान लीजिए आपने बोला कि इसमें से भी 4% या 8% हम सो एंड सो SC STs को देंगे और बाकी का जो बचा हुआ है वो दूसरों को देंगे। ये आप कर सकते हो स्टेट लेवल पे, लेकिन बेसिस वही है, पॉलिटिकल एजेंडा बेसिस नहीं होना चाहिए, बेसिस बैकवर्डनेस ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो SC ST है ना, ये भी होमोजिनस नहीं है। ये जो पूरा कैटेगराइजेशन है इसमें सारे SC STs जो आते हैं वो सब सेम लेवल पे नहीं है, उनमें भी आपको निचला और उचला वर्ग देखने को मिल जाएगा, उसमें भी आपको क्रीमी लेयर देखने को मिल जाएगी, जो आज के टाइम में एक बहुत बड़ा डिस्कशन का मुद्दा भी है कि आप जब रिजर्वेशन दे रहे थे, जब अंबेडकर जी ने डिसाइड किया था कि SC ST रिजर्वेशन हम लेकर के आएंगे, तब बैकवर्डनेस को एक मेजर क्राइटेरिया समझा गया था, बनाया गया था। लेकिन वो क्राइटेरिया क्या आज भी सारे SC ST पे लागू होता है? नहीं होता ऑब्वियसली। उनमें से कई सारे क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, इकोनॉमिकली बहुत सशक्त हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे से मिल रखी हैं, तो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है क्या? नहीं है, भी नहीं भी। यहाँ वो मुद्दा नहीं डिस्कस किया गया, यहाँ मुद्दा डिस्कस किया गया है कि SC ST में भी आप फर्दर कैटेगराइजेशन कर दो अगर आपको लगता है वो और पिछड़े हैं सब कैटेगरीज के अंदर। अच्छा, अब इसकी ये वाली स्लाइड में पहले आपको समझाती हूँ, फिर और आगे चलते हैं। तो 7 जजेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था उसको हेड कौन कर रहे थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, राइट। एंड क्रूशियल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द स्टेट निकल के आएंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप स्टेट लेवल पे सब कैटेगराइज कर सकते हो। किसी स्टेट को लगता है मेरे पास इतनी SC STs हैं, मैं उनमें और सब कैटेगराइजेशन कर दूं, अब वो कर सकते हैं। किस लिए? रिजर्वेशन के हिसाब से, जो जॉब्स में या बाकी जगह रिजर्वेशन देने हैं, तो अब वो स्टेट डिसाइड कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीज़न एक और दिया है कि भाई हम क्यों सब कैटेगराइजेशन अलाउ कर रहे हैं? बिकॉज उन्होंने बोला हिस्टोरिकल और इंपेरिकल एविडेंसेस, ऐसे साक्ष्य हैं हमारे पास ऑब्वियसली कि शेड्यूल कास्ट भी होमोजेनस नहीं होती, उसमें भी आपको अलग अलग लेवल देखने को मिल जाएंगे। और जो 2004 का जो जजमेंट था, मैंने आपको कहा था ना 2004 के जजमेंट को रिकंसिडर किया है, तो जजमेंट कौन सा था? EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो जजमेंट आया है उसको रीलुक करने की ज़रूरत पड़ी इस बार सुप्रीम कोर्ट को, जिसके हिसाब से इस वर्डिक्ट ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट होमोजेनस ग्रुप है, जबकि अब वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं, ये होमोजेनस ग्रुप नहीं है, यहाँ पे भी आपको अलग अलग तबके देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर हमने रीलुक नहीं किया इस सिचुएशन को, इसको होमोजेनस ही मानते रहे, तो होगा क्या? जो एडवांस्ड हैं उनमें से वो सारे बेनिफिट ले जाएंगे। आपने अगर SCs के अंदर रिजर्वेशन दे दिया और उनमें भी आपको पता है हायर लेयर है और लोअर लेयर है, सारे बेनिफिट कौन ले जाएंगे? जिनके पास सारे बेनिफिट्स थे, जिनको पढ़ाई के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, जो इकोनॉमिकली वेल्दी हैं, वो सारे रिजर्वेशन ले जाएंगे। पिछड़े तो फिर भी पिछड़े रह जाएंगे। तो ये रीलुक करने की ज़रूरत है और इसी के चलते वर्डिक्ट दिया गया है। अब देखिए, थोड़ा सा हम 2004 के जजमेंट तक पे चलेंगे। नया जजमेंट तो समझ में आ गया, 2024 का जो जजमेंट हुआ है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? SC ST के अंदर फर्दर सब कैटेगराइजेशन हो सकता है रिजर्वेशन के लिए, प्रोवाइडेड एक ही बेस होना चाहिए, पिछड़ापन यानी बैकवर्डनेस। फाइन। और वो कौन कर सकते हैं? स्टेट अपने लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं। अब अभी तक जो स्टोरी है वो देखिए, 2004 का जो वर्डिक्ट आया था EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, वो क्यों आया था? वो आया था बिकॉज 2000 के अंदर आंध्र प्रदेश ने एक ऐसा ही फैसला दिया था कि हम फर्दर सब कैटेगराइज करेंगे, और फिर ये जजमेंट गया था 5 जजेस के एक बेंच के पास, जिन्होंने कहा कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही नोटिफाई कर सकते हैं कौन सी कम्युनिटीज रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकती हैं। और ये बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक बार SC ST की लिस्ट बन गई तो स्टेट अपने बेसिस पे उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते, राइट। और इन्होंने इनसे भी पहले सन 2000 में जब आंध्र प्रदेश ने ऐसा कुछ फैसला लिया था और 2004 में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस हुआ था, उससे भी पहले चलते हैं 1975 पे, 1975 पे चलते हैं। तब पंजाब गवर्नमेंट में एक फैसला लिया गया, एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया कि 25% SC रिजर्वेशन जो है, SCs को पंजाब जितना भी रिजर्वेशन देता है उसमें भी जो 25% SC रिजर्वेशन है वो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाएगा। मतलब SCs के लिए पंजाब ने 25% रिजर्वेशन रखा हुआ था, ठीक है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक पार्ट जो है फर्स्ट कैटेगरी, वो दी जाएगी वाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटीज को। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन एक्सेट्रा में किसको दी जाएगी? मजहबी और वाल्मीकि कम्युनिटी को। क्यों? क्योंकि 2 ऑफ दीज वर इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज इन द स्टेट। तो पंजाब ने 1975 के अंदर
दो कम्युनिटीज को अपने 25% SC रिजर्वेशन में से भी फर्दर प्रायोरिटी पे रख दिया कि पहले हम इनसे इन सीट्स को फिल करेंगे बिकॉज ये ज्यादा पिछड़े हैं, बाद में बाकियों को हम अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, अब ये चलता रहा 30 सालों तक आराम से। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ आई, ये जो 2004 का वर्डिक्ट आया ना आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी गाड़ी अटक गई कि भाई जब आंध्र प्रदेश के ऊपर ही सरकार ने वो सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दिया कि नहीं भाई आंध्र प्रदेश ने 2000 के अंदर एक सिमिलर लॉ निकाल दी कि हम भी ऐसा कुछ करेंगे, वो मुद्दा पहुंचा 2000 के अंदर मतलब वो मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये पंजाब के ऊपर भी प्रॉब्लम आ गई। अब इसको रीलुक करके सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या फैसला सुनाया है, आप किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को उस लिस्ट से निकाल नहीं रहे हो, किसी को उसमें ऐड नहीं कर रहे हो। आर्टिकल 341 जो है वो वायलेट नहीं हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। यू आर नॉट एडिंग और यू आर नॉट डिलीटिंग, मतलब स्टेट इज नॉट डूइंग दैट, स्टेट इज ओनली डूइंग फर्दर सब कैटेगराइजेशन ऑफ दैट सेम SC ST लिस्ट जो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद तैयार हुई है आर्टिकल 341 की पूरी सैंक्टिटी को रखते हुए। उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम उसमें से प्लस या माइनस नहीं कर रहे हैं, हम इन्हीं को फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द बैकवर्डनेस, ताकि उसी SC कोटे के अंदर किसको पहले प्रायोरिटी दी जाए किसको बाद में दी जाए स्टेट डिसाइड कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई। समझ में आ गई बात? कोई डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन इसमें? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, व्हाट एल्स? चलो तो ये एक स्लाइड और रह गई, ये भी देख लेते हैं। 2004 में EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000, ये था जो आंध्र प्रदेश ने उस समय नोटिफाई किया था, उसको वायलेटिव माना राइट टू इक्वालिटी कि भाई अगर SC के अंदर लिस्ट में जो भी लोग आ गए वो सब इक्वल होने चाहिए। अब आप इसमें भी फर्दर अगर कैटेगराइजेशन करोगे तो वायलेट करोगे राइट टू इक्वालिटी का। उन्होंने ये भी बोला कि SC लिस्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज सिंगल होमोजेनस ग्रुप, और इसी बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकारा है कि होमोजेनस नहीं है चाहिए। ओके, और आर्टिकल 341 पे उन्होंने बातचीत की थी कि प्रेसिडेंट को ही पावर है इस लिस्ट को बनाने की, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम लिस्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उन्हीं में फर्दर होमोजेनिटी के बेसिस पे नहीं, लेकिन ऊपर नीचे हैं इनमें भी फर्दर बैकवर्डनेस का लेवल, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया है, कर सकते हो। फाइन, चलिए अब जैसे ही ये वर्डिक्ट आया है तेलंगाना की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू हुआ है। तेलंगाना के CM जी का कहना है कि वी विल बी द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल्ड कास्ट कोटा सब क्लासिफिकेशन आफ्टर ऑर्डर। जैसे ऑर्डर्स आ जाते हैं, अभी तो वर्डिक्ट सुना है, जैसे ऑर्डर्स आ जाते हैं तो तेलंगाना सबसे पहला स्टेट बनना चाहेगा, बनेगा कि हम शेड्यूल कास्ट में फर्दर सब कोटा या सब क्लासिफिकेशन देंगे। और वो भी किन को देंगे? पर्टिकुलरली मादिगाज जो हैं, एंड एक और सब कास्ट है मालाज। सो मादिगाज लार्जेस्ट 59 शेड्यूल कास्ट सब कास्ट हैं तेलंगाना के अंदर, जिनमें मादिगाज और मालाज बड़े भी रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा बैकवर्डनेस का कैरेक्टर भी रखते हैं। तो इनको रिजर्वेशन देने के लिए अभी जो करंट जॉब नोटिफिकेशंस भी निकले हुए हैं तेलंगाना में, उनमें भी ये रिजर्वेशन देने की बात तेलंगाना ने कही है, और उनके जो CM है A रेवंत रेड्डी, इन्होंने ये बातचीत कही है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना। आप देखिए SSC वाले बच्चे जो भी अब एग्जाम देने वाले हो CGL का, विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपके एग्जामिनेशन आ चुके होंगे। दिस इज द राइट टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फुल फ्लेजेडली। अब आप कैजुअल नहीं हो सकते एग्जामिनेशन को लेके। अगस्त शुरू हो चुका है, अगस्त सितंबर 2 महीने बेरली आपके पास होंगे, अक्टूबर में मोस्ट प्रॉब्ली आपके एग्जाम हो जाएंगे, राइट। सो अभी तक अगर जनरल अवेयरनेस की तैयारी शुरू नहीं की है, 2 महीने आपको ढंग से चाहिएंगे, बिकॉज GA काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है प्रीलिम्स में भी, यानी Tier 1 में भी और Tier 2 के अंदर भी। सो आई वुड एडवाइज यू गो एंड चेक आउट SSC जनरल अवेयरनेस कोर्स ऑन परचम ऐप। अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो ठीक है, परचम ऐप पे देख लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, GK सब कुछ इसमें कवर्ड है। ये सारे सब्जेक्ट आप इंडिविजुअली भी एनरोल कर सकते हो और पूरा पैकेज भी ले सकते हो, और कूपन्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, डिस्काउंट कूपन्स, वो देख लीजिए। इसमें स्टैटिक GK आप मेरे से पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ऐसा नहीं है कि अब आप बोलो मैम लाइव क्लासेस का हमारे पास टाइम नहीं है, आपका शेड्यूल मैच नहीं होगा, सब रिकॉर्डेड आपको दिया गया है। PDF डाउनलोड कर सकते हो, सारी PYQ डिस्कशन हो रखे हैं, मॉक पेपर दिए हुए हैं, फुल फ्लेजेड तैयारी यहाँ से हो जाएगी। देन फॉर प्रैक्टिस पर्पसेज यू कैन चेक आउट दिस SSC टेस्ट सीरीज ऑल्सो, जिसके अंदर Tier 1 Tier 2 दोनों के लिहाज से क्वेश्चन डाले गए हैं, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज है। ओके, सो ये सब कुछ आपको कहाँ पे मिल जाएगा? परचम ऐप पे मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी चाहिए,
कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सो ये हेल्पलाइन नंबर है 9929507007 इस पे आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। कुछ भी और मैसेज है जो हम तक पहुंचाना है parchamclasses06@gmail.com पे लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी बच्चे जो अभी मुझसे पढ़ रहे हो डेली सीए में, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? इसका पीडीएफ आपको परचम के टेलीग्राम पे मिल जाएगा और परचम ऐप में ही फ्री सेक्शन होता है, फ्री सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेट न्यूज़ में। तेलंगाना से ही अगली न्यूज़ आ रही है। तेलंगाना ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी बिल टेबल किया था और उसको पास कर दिया है, यानी तेलंगाना बहुत जल्दी एक यंग इंडिया यूनिवर्सिटी स्किल यूनिवर्सिटी लेकर के आएगी। जैसे अभी हम कोर्सेज पढ़ते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में ना, थियोरेटिकल क्लासेस होती हैं, पर हम सबको ये कमी खलती है ना कि हमें जो पढ़ाया जाता है और जो एक्चुअल में काम करना पड़ता है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। इंडस्ट्री कुछ मांगती है, कॉलेजेस कुछ और पढ़ा रहे होते हैं, या फिर हमें स्किल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है। तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी तेलंगाना लेकर के आना चाह रहा है और इसके लिए इन्होंने बिल पास कर दिया है जिसमें स्किल्स पे ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि एम्प्लॉयमेंट से बच्चों को जोड़ा जा सके। ओके, सो स्किल यूनिवर्सिटी फॉर डिलीवरिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्किल ट्रेनिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स, और ये 1 अगस्त को ही इसका फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया गया है, मतलब कर दिया जाना था, कर दिया गया है। एंड 100 करोड़ की लागत से 50 एकड़ के अंदर ये यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी। सो तेलंगाना असेंबली पासेस बिल टू इस्टेब्लिश यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, और इस बिल का नाम क्या है? यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी तेलंगाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल 2024। ऑब्वियसली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना ही पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको भी आपको इन करिकुलम से जोड़ना पड़ेगा। इनमें 17 सब्जेक्ट्स के अंदर स्किल इम्पार्ट की जाएगी और करीब 100 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है। अगली खबर के लिए चलेंगे। गोवा ने एक स्कीम लॉन्च की है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना चलती है ना, उसी की तर्ज पे, यानी घर घर में सोलर रूफटॉप पैनल्स लग जाएं। गोवा ने कौन सी एक प्रोजेक्ट लॉन्च की है, स्कीम लॉन्च की है? सीएम प्रमोद सावंत लॉन्चेस गोएम विनमूल्य विज येवजान, ये इनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। सो गोएम विनमूल्य विज येवजान ये एक स्कीम है जो लॉन्च की गई है। किस चीज के लिए? इट इज़ अलाइन विद प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी कि जो सरकार है वो स्पॉन्सर करेगी रूफटॉप पैनल लगाने का। और गोवा गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या रखा है इसके लिए? उन्होंने करीब 35 करोड़ की लागत इस स्कीम के लिए रखी है। एंड जो गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं वो रूफटॉप इंस्टॉलेशंस करवाएंगी अप टू 5 किलोवाट आवर के कंज्यूमर, उन कंज्यूमर्स के लिए जिनका जो कंजम्पशन है यूनिट एनुअल कंजम्पशन 400 या उससे कम है। तो 400 या उससे फ्यूअर यूनिट होने पर 5 किलोवाट तक का जो इंस्टॉलेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट वो सरकार उनको करके देगी, गोवा। और उसके अलावा 35 करोड़ की लागत से स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। तर्ज क्या है? तर्ज वही है, यानी कि थीम क्या है, क्यों कर रहे हैं स्कीम को लॉन्च? सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस के लिए इन लाइन विद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और ये स्कीम का नाम क्या है? गोएम विनय मूल्य विज येवजन स्कीम। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमारी स्टेट न्यूज़ हो जाती है खत्म और अब हम रुक करते हैं अपॉइंटमेंट्स की तरफ। तो पहला अपॉइंटमेंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑन इन आर्मी मेडिकल सर्विसेज। ओके, वुमेन डायरेक्टर जनरल किसमें? मेडिकल सर्विसेज ऑफ इंडियन आर्मी में। कौन बनी है? आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जी बनी है। साधना सक्सेना नायर हैज, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन इंडियन आर्मी, ठीक है। सो पहली महिला डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज की इंडियन आर्मी में ये बन गई हैं एंड शी इज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड दिस पोजीशन। बस सीधा सीधा एक स्टेटमेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखेंगे हम। सतीश झा जी को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल का, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और उसके नए सीएमडी कौन बने हैं? सतीश झा जी बने हैं। और ये जो ईआईसी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, ईसीएल, ये सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, उसी के अंडर में आती है। सो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए सीएमडी सतीश झा बन चुके हैं, अपॉइंट कर दिया गया है। थर्ड अपॉइंटमेंट देखेंगे, चंद्रलाल दास जी को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टील मिनिस्ट्री। स्टील मंत्रालय जो है उसके अभी जो सेक्रेटरी थे वो सुपर एनुएट हो गए हैं नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, ठीक है। स्टील मंत्रालय के सेक्रेटरी सुपर एनुएट हो गए। तो जो चंद्रलाल दास जी थे ये ऑलरेडी एमएसएमई के सेक्रेटरी हैं, ये एमएसएमई में सेक्रेटरी की पोजीशन पे काम कर रहे थे। इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है स्टील मंत्रालय का,
ठीक है। सो नाउ चंद्रलाल दास जी इज द सेक्रेटरी ऑफ MSME ऑल्सो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एंड ऑल्सो हैंडलिंग एडिशनल चार्ज ऑफ स्टील मिनिस्ट्री। ठीक, देन एक और अपॉइंटमेंट देखिएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक से आ रहा है। नेशनल हाउसिंग बैंक के नए MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? संजय शुक्ला जी बने हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक संजय शुक्ला, राइट। और नेशनल हाउसिंग बैंक 88 में बना था, नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। इससे पहले ये MD और CEO थे सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो गए। अब एक सैड डिमाइस है वो देख लेते हैं। बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर रह चुके हैं, उसके अलावा कोच रह चुके हैं, सिलेक्टर रह चुके हैं। नाम है अंशुमन गायकवाड़ जी, नाम सुना होगा आपने कहीं ना कहीं अगर स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हो। अंशुमन गायकवाड़ जी का हो चुका है निधन एट द एज ऑफ 71 इन वडोदरा, गुजरात, राइट। और इन्होंने इंडिया के लिए 40 टेस्ट और 15 ODIs के अंदर रिप्रेजेंटेशन किया है या भारत की तरफ से खेला है। 40 टेस्ट और 15 ODIs में अंशुमन गायकवाड़ जी। देन कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल डोमेन की खबर, और सबसे पहली आ रही है कि इंडिया को इलेक्ट किया गया है वाइस चेयर किसका? ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल। IPEF के अंडर में 3 बॉडीज बनाई गई थी या ग्रुप्स बनाए गए थे, उनमें से एक है सप्लाई चेन काउंसिल। सप्लाई चेन काउंसिल, इसके वाइस चेयर के तौर पे इंडिया को कार्यभार या कमान दी गई है। अब इंडिया इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ IPEF सप्लाई चेन काउंसिल, और इसका चेयर ऑलरेडी अभी कौन है? USA इज द चेयर ऑफ इट। तो USA चेयर कर रहा है और इंडिया वाइस चेयर के तौर पे है। सप्लाई चेन काउंसिल वन ऑफ द 3 बॉडीज है जो कि IPF ब्लॉक ने बनाई थी। 14 मेंबर्स, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। IPF का फुल फॉर्म क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देखने के लिए 14 मेंबर की ये बॉडी है, और इन्होंने 3 फर्दर बॉडीज बनाई, जिनमें से एक है सप्लाई चेन काउंसिल। कोई भी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है, ट्रेड के बीच में सप्लाई चेन कहीं टूटती है भेजने और रिसीव करने तक, तो ये बॉडी एक्टिव होती है। उसको चेयर कर रहा है अभी USA, वाइस चेयर है इंडिया। उसके अलावा क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क भी इनकी एक बॉडी है, जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया चेयर कर रहा है, जापान वाइस चेयर कर रहा है। देन लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड भी इनकी बॉडी है, जिसको चेयर USA कर रहा है, वाइस चेयर फिजी कर रहा है। पर आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है बिकॉज ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपॉइंटमेंट हुआ है। सो सप्लाई चेन काउंसिल जो कि IPEF के अंडर में आता है, उसके वाइस चेयर कौन सी कंट्री बनी है? इंडिया बनी है। अगला देखेंगे, युग युगीन भारत म्यूजियम। ध्यान है, थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा था युग युगीन भारत म्यूजियम जब बन जाएगा तो दुनिया भर का सबसे बड़ा म्यूजियम रहेगा, लार्जेस्ट म्यूजियम इन दी वर्ल्ड। ये बनेगा, अभी शुरू नहीं हुआ, पर इसके लिए अब मीटिंग्स होनी स्टार्ट हो गई है, कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। और एक देश भी है जिसके साथ हमने टाई अप किया है इस म्यूजियम को बनाने के लिए, वो है फ्रांस। फ्रांस के पास एक अमेजिंग म्यूजियम है जैसे लूव्र म्यूजियम। सो उस तरह से जब इन्होंने इतना शानदार म्यूजियम बनाया तो भारत को भी उनसे बेनिफिट हो सके, इसके लिए फ्रांस हमें हेल्प करेगा। सो उसी के चलते, इसी युग युगीन भारत म्यूजियम के चलते यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इनॉग्रेट की स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव। ये 3 दिन की एक मीटिंग है, स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव अपकमिंग युग युगीन भारत म्यूजियम के लिए। कहाँ इनॉग्रेट की गई? तो ये 3 दिन चलेगी, अगस्त 1 से 3 तक, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। क्लियर है यहाँ तक की बात? और मेन मुद्दा क्या है? डिस्कस करना है कि कैसे डेवलप करें युग युगीन भारत म्यूजियम को। इसके अंदर 150 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स आए, अलग अलग स्टेट म्यूजियम्स के 80 रिप्रेजेंटेटिव्स थे और भी यूनिवर्सिटीज़ के लोग थे। इन सब ने आके डिस्कशन किए और ऑफकोर्स जो बजट वगैरह फंडिंग इकट्ठी करनी होती है वो उस पर भी बातचीत की गई। युग युगीन भारत म्यूजियम जो है वो एक सेंटर पीस के तौर पे डेवलप किया जाएगा नियर रायसेना हिल नई दिल्ली। और ये कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आएगा? सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत युग युगीन भारत म्यूजियम बनेगा। जब ये बन जाएगा 1,54,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ होगा और वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम बनेगा। और इसके लिए हमने कोलैबोरेट किया है फ्रांस के साथ बिकॉज उनके पास ऑलरेडी लूव्र जैसा म्यूजियम है। तो कौन सी कंट्री है? फ्रांस। तो अब अगली खबर के लिए हम चलते हैं CBSE स्कूल्स, और वहाँ से भी खबर है सफल से रिलेटेड। नाउ व्हाट इज द सफल? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। सो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्लास 5 के, 8 के, 3rd क्लास के, तो जितने भी CBSE स्कूल्स हैं उनके अंदर 2021-22 के अंदर जब हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1 साल की हो चुकी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर लाई गई। जब उसका 1 साल पूरा हो गया था तो ये अनाउंसमेंट किया गया था कि जितने भी CBSE स्कूल्स हैं और उनमें जो छोटे छोटे क्लासेस के बच्चे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी को असेस करने के लिए पूरा हम सिस्टम लाएंगे सफल नाम से। ओके, और अब उसका इंप्लीमेंटेशन इस बार से स्टार्ट
स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर कोर कॉन्सेप्ट्स को, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को, हायर ऑर्डर थिंकिंग को असेस किया जाएगा कि बच्चा रटी रटाई चीज़ नहीं, उसको समझ में कितना आ रहा है, वो उस क्लास के लेवल के हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहा है या नहीं, और फिर इससे जो डायग्नोस्टिक डेटा आएगा फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। अगर लगेगा नहीं बहुत बच्चे इस एरिया में कमज़ोर हैं तो उससे रिलेटेड और इम्प्रोवाइजेशन करिकुलम वगैरह में किए जाएंगे। सो सीबीएसई ने लॉन्च किया है सफल टेस्ट साइकिल 2024, सफल टेस्ट का 2024 के अंदर लॉन्च कर दिया गया है ताकि एग्जाम स्ट्रेस रिड्यूस हो, बच्चे पहले से उनको असेस कर लिया जाए, उनको थोड़ा देख लिया जाए कहाँ पर है, उस हिसाब से उनको और हैंड होल्डिंग करके हेल्प की जाए। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंसस रहेगा ये लर्निंग गैप्स में, ताकि टाइमली रेमेडियल एक्शंस लिए जा सकें। बच्चे जब जैसे 10th बोर्ड देते हैं, 10th बोर्ड में ऐसा तो है नहीं सिर्फ 10th का ही कॉन्सेप्ट्स आपके पक्के होने चाहिए, 8th अच्छी होगी, 9th अच्छी होगी तो 10th में आप बेटर कर पाओगे। यूजुअली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 8th या 9th से, राइट। तो यहीं पे अगर आपको असेस कर लिया जाएगा और आपकी कमियां पता लगा ली जाएंगी तो आपकी रेमेडियल एक्शन क्लासेस वगैरह ली जा सकती हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फॉर ग्रेड 3, 5 एंड 8 है सफल, ठीक है। मेन इसके फीचर्स हमने पोस्टर पे भी देखे, टेस्ट करेगा कोर कॉन्सेप्ट को, रोट लर्निंग नहीं, रटी रटाई बातें नहीं, आपको समझ कितनी आ रही है चीज़ों की, और उसके बेसिस पे आपके डेवलपमेंटल लर्निंग आउटकम्स निकलेंगे। अब ये स्टूडेंट को 4 लेवल पे स्किल्स और नॉलेज में टेस्ट करेगा। पहला बिलो बेसिक, आप जिस ग्रेड में हो आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे 2 साल पीछे चल रही है, बेसिक 1 ईयर बिलो द ग्रेड, प्रोफिशिएंट एंड एडवांस, करंट ग्रेड में आप प्रोफिशिएंट हो या बहुत एडवांस्ड हो, यानी आप जिस क्लास में हो, मान लो अभी आप 3rd क्लास में हो तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 2 साल पीछे की चल रही है, अभी आपको क्लियर ही नहीं आजू बाजू की चीज़ें, या आप 1 साल पीछे चल रहे हो, या आप उसी लेवल पे चलते रहो पर प्रोफिशिएंट हो या एडवांस्ड हो, इस तरह से देखा जाएगा। और इसके लिए कोई अलग से बच्चों को क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, सीधे वो सफल असेसमेंट दे सकते हैं। और इसका जब पूरा सेंसस यानी सारे बच्चों का जो भी 3, 5 और 8 क्लास में है जब आ जाएगा तो एक रोड मैप बनाया जा सकता है कि कैसे बच्चों की डेवलपमेंट और बेटर की जा सके। चलिए अगली जो न्यूज़ आ रही है वो क्वाड लीडर्स के समिट से रिलेटेड आ रही है। अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो गए थे अटेंड करने के लिए क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। कहाँ पे हुई थी ये? टोक्यो जापान के अंदर। तो एस जयशंकर जी टोक्यो जापान गए थे क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अटेंड करने। वहीं पे ये अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया होस्ट करेगा 2024 क्वाड लीडर्स समिट। लीडर्स समिट क्या होता है? जिसमें देश के जो टॉप लीडर है वो पार्टिसिपेट करते हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग थी जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये क्वाड क्या है? क्वाड क्या है? 4 देशों, पहले ये समझो फिर ये सब समझाऊंगी। क्वाड 4 देशों का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं? इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, यूएसए आता है और जापान आता है, राइट। और इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या सिंपली क्वाड कहा जाता है। इसका जो आइडिया था कि हमें क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के दबदबे को कम करके और हम अपना दबदबा थोड़ा बना के रखें, इसके लिए क्वाड का आइडिया किसने दिया था? जापानीज प्राइम मिनिस्टर उस समय जो थे शिंजो आबे जी। 2007 में इन्होंने आइडिया दिया था, लेकिन उस समय ऑस्ट्रेलिया ने बैक ऑफ कर लिया था, चाइना का प्रेशर था। लेकिन फिर 2017 में फाइनली चारों देश साथ में आए और इन्होंने कहा नहीं चलिए हम ये कोलिशन बनाते हैं ताकि ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे हम थोड़ा अपना दबदबा बना के रख सकें। अब इन्हीं 4 देशों को यानी क्वाड कंट्रीज का जो ये पूरा ग्रुप है, इसका अभी एक तो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, एस जयशंकर जी गए। अब उसमें अनाउंसमेंट क्या हुआ कि अगली जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, फॉरेन मिनिस्टर्स की, वो कौन होस्ट करेगा? यूएस करेगा। ये तो फॉरेन मिनिस्टर हो गया। अब लीडर्स मीटिंग पे आते हैं। अगली यानी 6th क्वाड समिट जो होगा यानी लीडर्स का जो समिट होता है वो नई दिल्ली में 2024 में होगा। ये 2024 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग टोक्यो जापान में हो गई। 2024 की जो लीडर्स का समिट होगा, 6th एडिशन होगा, वो क्वाड समिट का नई दिल्ली में होगा। पहला जो क्वाड समिट हुआ था लीडर्स का वो यूएसए के अंदर हुआ था मार्च 2021 में, और जो लास्ट अभी हुआ था 2023 वाला वो कहाँ हुआ था? 5th था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। तो रिसेंट मोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब 2024 वाला जो 6th एडिशन होगा इंडिया होस्ट करेगा, और अभी रिसेंट मोस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स वाली जो मीटिंग है वो जापान ने की और अगली वाली यूएसए करेगा, ठीक है। ये सारे डेटा क्लियर हो गए। चलिए ये आखिरी न्यूज़ है, इसके बाद हम रिवीजन क्वेश्चन पे रुख करेंगे। न्यूज़ क्या आ रही है कि देखो ये जो साउथ अफ्रीका है इसमें कालाहारी डेजर्ट दिख रहा है आपको, 3 कंट्रीज में मोटा मोटा फैला हुआ है, नामीबिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका के अंदर। सो ये जो कालाहारी डेजर्ट है यहाँ पे सूखी कंडीशन तो है ही, डेजर्ट है ये, लेकिन यहाँ पे जो एयर है उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। 1 दशक के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ पे देखा गया, और उसकी वजह से एक स्पीशीज ऑफ बर्ड है जो यहाँ पे ब्रीडिंग नहीं कर रही है, यानी अब वो रिप्रोड्यूस यहाँ आकर के नहीं कर रही है। यहाँ आते हैं वो पक्षी, हर साल आते हैं जब बहुत गर्मी होती है, वो ब्रीडिंग करते हैं, मेटिंग करते हैं, ताकि जब ऑफस्प्रिंग आए, उनके बच्चे पैदा हों, तब तक बारिश थोड़ी बहुत आ चुकी हो। लेकिन अब क्योंकि हवा बहुत गर्म हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है,
रेन के अंदर कमी आ रही है तो ये जो पक्षी हैं इनकी ब्रीडिंग में बहुत कमी देखी गई, और ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ये लोकली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी इस कालाहारी डेजर्ट में ये पक्षी नहीं देखे जाएंगे। किन पक्षियों की मैं बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ सदर्न येलो बिल्ड हॉर्नबिल की, टॉकस ल्यूकोमेलास। टॉकस ल्यूकोमेलास, पहले इसकी पिक्चर देख लीजिए आप, ये है वो हॉर्नबिल। ठीक है, तो अब न्यूज़ क्या है भाई? हॉटर कालाहारी डेजर्ट में स्टॉप हॉर्नबिल्स ब्रीडिंग बाय 2027। 2027 तक ऐसा ही चलता रहा तो हॉर्नबिल यहाँ आना बंद कर देंगे। एयर टेम्परेचर ऑलरेडी राइज कर चुके हैं 2 डिग्री सेल्सियस तक फ्यू डेकेड्स में। ओके, और मेजरली ये जो चेंज देखा गया है एक डेकेड के अंदर ज़्यादा देखा गया है। 2008 से 19 के अंदर जो टेम्परेचर बढ़े हैं पिछले कुछ दशकों में बढ़े हैं, लेकिन इस लास्ट एक दशक में, एक डेकेड में इन बर्ड्स की ब्रीडिंग में बहुत पैटर्न में चेंज आ गया है। अब ये ज़्यादा ब्रीड नहीं कर रही हैं और लोकली एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ओके, चलिए, ये जो बर्ड है ऐसा नहीं है कि पूरे साउथ अफ्रीका में सिर्फ कालाहारी में ही मिलती है, नहीं, ये साउथ अफ्रीका में सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में भी पाई जाती है, लेकिन लोकली एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो हमारे पास भी हॉर्नबिल्स हैं और हॉर्नबिल की 9 स्पीशीज भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। एक है द ग्रेट हॉर्नबिल। ये पक्षी कहाँ का स्टेट बर्ड है? केरला का है। और कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश और केरला का। और लार्जेस्ट ऑफ ऑल हॉर्नबिल्स जो भी पूरे भारत में पाई जाती है ना, उनमें सबसे बड़ी हॉर्नबिल कौन सी है? ग्रेट हॉर्नबिल। वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज वाले रीजन के अंदर देखी जाती है। IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आती है और शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। दूसरी एक इंपॉर्टेंट देख लीजिए, नारकोंडम हॉर्नबिल। ये एंडेमिक है, यानी सिर्फ और सिर्फ नारकोंडम आइलैंड जो है अंडमान के, वहीं पाई जाती है। वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 2 और शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है जी, तो ये हो गया आज का पूरा सीए। जल्दी से अब हम रुख करेंगे रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आप टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम क्विज भी अटेंड कर सकते हो। रोज टेलीग्राम क्विज डाली जाती है करंट अफेयर के ऊपर। आप इंस्टाग्राम से अगर जुड़े हुए हो तो वहां आपको रोज क्वेश्चन मिलेंगे। यूट्यूब की कम्युनिटी पे आपको रोज क्वेश्चन मिलते हैं। वीकली क्विज आपको टेलीग्राम पे मिलती है। वीकली न्यूज़ जो आपकी हेडलाइंस हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलती हैं। तो अगर आप तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, करंट अफेयर बहुत अच्छे से रिवाइज और प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, पहला क्वेश्चन आंसर करो। Who has been selected as the next CMD of Eastern Coalfields Limited? ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर में आती है, उसके नए CMD अभी कौन बने हैं? आंसर क्या हो जाएगा? सोचो, सतीश झा हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट नेक्स्ट क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2025? ध्यान दीजिएगा, लीडर्स समिट की बात नहीं की जा रही है। 2025 के अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अगला कौन सा देश होस्ट करेगा? आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हम 2024 की क्वाड लीडर्स समिट होस्ट करेंगे। विच कंट्री विल कोलैबोरेट विद इंडिया ऑन युग युगीन भारत म्यूजियम प्रोजेक्ट? युग युगीन भारत म्यूजियम प्रोजेक्ट में भारत के साथ और कौन सा देश है जो कोलैबोरेट करेगा? आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉल ऑफ द गिर? कॉल ऑफ द गिर, ये किताब जिसमें फोटोज वगैरह थी, PM मोदी जी को दी गई, उन्होंने भी शाबाशी दी है, किसने लिखी है? सोचिए, गिर पड़ी। सो परी से परिमल नाथवानी जी। ओके, हु इज द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन आर्मी? ये लिख ही दिया तो इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विसेज लिखना जरूरी नहीं था। सो डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज आर्मी की पोस्ट हैंडल करने वाली सबसे पहली महिला कौन बनी है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर जी बनी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस? इंडिया @100, कब हम 55 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी 2047 तक बनेंगे? कब से? KV सुब्रमण्यन जी, याद किया था हमने। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। विच मेडल डिड स्वप्निल कौशले विन इन 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इवेंट एट समर ओलंपिक इन पेरिस 2024? सो ये पूरा सेशन हो गया। रियली होप आपने एंजॉय किया होगा एज मच एज मैंने पढ़ाना एंजॉय किया। जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और बाकी जो भी सेशंस अगर आते हैं तो उनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।